ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन जो होने वाला है ना वो होगा मैटप्लॉटलिब के ऊपर। हमने पांडास कवर कर लिया, नंबर कवर कर लिया, आज हम कर रहे होंगे मैटप्लॉटलिब को कवर। मैटप्लॉटलिब क्या चीज़ होती है इसको देख लेते हैं जरा। मैटप्लॉटलिब का लेक्चर आज कवर करते हैं, इसको भी होप्स हो कि हम 2 दिनों में कवर कर लेंगे। पहले मैंने सोचा था यही कि एक एक दिन के अंदर सारी लाइब्रेरीज को कवर करवा दूंगा, लेकिन हमने इसको 2 दिन के ऊपर डिवाइड कर दिया। मैटप्लॉटलिब, ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैटप्लॉटलिब जो होती है ना, वो पाइथन की वो लाइब्रेरी है जो आपको ये पावर देती है कि आप ग्राफ्स के थ्रू अपने डाटा को देख सकते हैं। ग्राफ के थ्रू ही क्यों देखना है? ठीक है, बचपन में भी आप देखते होंगे कि जो पिक्चर होती थी ना, जो बुक होती थी, इसमें ज्यादा तस्वीरें बनी हुई होती थी। हमें वो ज्यादा एक्साइट कर रही होती थी ना कि सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो। हमें तस्वीरों के अंदर चीजें ज्यादा मजेदार लगती हैं। ठीक है, एक मेरे पास डाटा है, ठीक है, वो टेबल के फॉर्मेट में है। और एक दूसरा डाटा जो मुझे ग्राफ में नजर आ रहा है। कौन सा मेरे लिए ज्यादा अपीलिंग होगा? ग्राफ वाला अपीलिंग होगा ना, कि मुझे उस पूरे पूरे जो डाटा है उसका सब समझ आ गया, उसको विजुअलाइज कर दिया मैंने। मैटप्लॉटलिब आपको ये पावर देती है, आपको ग्राफ्स बनाने में काम आती है ऑटोमेटिकली। आप अब आपको लग रहा होगा कि बड़ी मुश्किल सी चीज होगी, फिर आप देखेंगे इसकी पावर। 2 से 3 लाइनें ड्रॉ करके आप 2 से 3 लाइन कोड में आप पूरे पूरे ग्राफ्स बना लेंगे। तो ये इसके इसके ऊपर ही सारी बाकी लाइब्रेरीज बेस करती हैं। सीबॉन हो गई, टैबली हो गई, और जितनी लाइब्रेरीज है ना आपकी ग्राफ रिलेटेड, मैटप्लॉटलिब के ऊपर इसको गॉडफादर कहा जाता है ग्राफ लाइब्रेरी का। तो आज हम ये चीजें देखने वाले हैं कि हम अपने डाटा का ग्राफ किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो कल हमने किया था। ये डाटा सेट को डाउनलोड किया था, उसी सेट को हम आज डाउनलोड करेंगे। और नंबर और पांडास मैंने आपको ना फंक्शंस बताए थे कि लाइक डॉट काउंट क्या करते हैं, ठीक है, डॉट हेड क्या करते हैं। इसमें ना हम साथ साथ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, और उसी एग्जाम्पल का प्लॉट ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे, ताकि आपको ना रियल लाइफ एग्जाम्पल से ना आइडिया होता है थोड़ा थोड़ा। पहले तो हमने सिर्फ फंक्शंस को लोड, फंक्शन का मैंने तरीका बता दिया था कि ये फंक्शन ये काम करते हैं। अब हम रियल लाइफ डाटा के साथ काम कर रहे होंगे। वो क्या, अब आपको डाटा लोड करना आ गया है। जब आप नंपाई कर रहे थे आपको डाटा लोड करना नहीं आता था। पांडास में भी आपको डाटा के साथ इस तरह नहीं करना आता है, डाटा सेट्स के साथ। हमने देख लिया कि हम डाटा सेट को अपना डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं। हम डाटा सेट के साथ ही काम कर रहे होंगे। कोई भी डाटा सेट आपको यूजफुल लगे, आप उसको जाएं कैगल के ऊपर देखें, उसको डाउनलोड कर लें। अगेन मैं तरीका बता देता हूँ। आपने कैगल के ऊपर जाना है, ठीक है, अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, कैगल के अंदर जाने के बाद आपने अपने अकाउंट के सेटिंग में चले जाना है। स्क्रीन विजिबल है ना? मुझे बता दें जल्दी से, रिएक्शन कर दिया करें। स्क्रीन का बता दें विजिबल। ठीक हो गया। ठीक है, आपने कैगल के ऊपर आ जाना है। ये मैंने अपने एआई कोड का ही बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, आपने इसके सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में चले जाने के बाद यहाँ पर आपको ना टोकन्स की ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है, एपीआई जनरेट, आपने क्रिएट न्यू टोकन के ऊपर क्लिक करना है और आपका ना एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल को आपने डाउनलोड होके रख लिया। ठीक है, आप वापस आ जाते हैं कोलैब के अंदर, कि कोलैब के अंदर आप किस तरह काम कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपने कैगल कुछ इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, पेपर इंस्टॉल करके। गूगल कोलैब के ऊपर आप पिप इंस्टॉल इस तरह करते हैं, पिप के साथ ये भी लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप आईडीई में हैं तो आप सिंपल पिप करेंगे। बस ये फर्क है दोनों के अंदर, क्योंकि गूगल कोलैब जो है ना वो इटसेल्फ जुपिटर नोटबुक के ऊपर है, कंसोल के ऊपर काम कर रहा होता है। कंसोल का मतलब ये है कि आपको बार बार प्रिंट स्टेटमेंट भी नहीं लिखनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि मुझे शो करानी होती थी ना, तो मैं ये देखा मुझे प्लेयर का डाटा अगर शो कराना है, तो अगर मैं तो आईडीई में लिख रहा हूँ तो मैं इस तरह करता था। पाइथन का फंक्शन है ना, मुझे कुछ कंसोल पे प्रिंट कराना हो तो मैं प्रिंट करता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट होता है। ठीक है, तो कोलैब के अंदर ये फर्क होता है बस। कैगल को इंस्टॉल कर लिया, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। ये कोलैब में आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नमपैप पांडास मैटप्लॉटलिब पहले से अवेलेबल होती है। लाइब्रेरीज को आपने इंपोर्ट किया। कन्वेंशन है कि जब भी आप मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं तो आप पांडास और नमपाई को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। पांडास यूज करते हैं तो आप नमपाई को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों लाइब्रेरीज जो है ना वो इंटरचेंजेबली यूज हो रही होती हैं। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब।
numpy से array बनती है, ठीक है, जिसके अंदर डाटा आप स्टोर कर सकते हो। pandas आपको डाटा के साथ कैलकुलेशंस करने में काम करती है, हमने पढ़ा है सब कुछ। और ये मैटप्लॉट्लिब आपको उसी डाटा का ग्राफ बनाने में काम करेगी। ठीक है, हमने तीनों को इंपोर्ट कर लिया। ये वाला कोड क्या कर रहा है, कह रहा है कि गूगल को लैब एक लाइब्रेरी है, उसमें से इंपोर्ट कर लो फाइल्स को। फाइल्स एक क्लास है, ठीक है। फाइल्स डॉट अपलोड का फंक्शन कॉल करो, जो कि आपको क्या कहेगा, ये ऑप्शन देगी कि आप ना फाइल को चूज कर लो। ठीक है, आप फाइल चूज कर लोगे। यहाँ से आपने क्या चीज चूज करनी है, यहाँ से आपने चूज करना है अपना वो जो अभी आपने एपीआई डाउनलोड किए होगे, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, कैगल डॉट जेसॉन क्या आपके पास डाउनलोड होगी, आपका एपीआई टोकन आ गया। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। अब वह टोकन आ गया, आपने क्या करना है, इसको आप करके दिखा देता हूँ कि मैंने कैगल अभी कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे रन टाइम आपका। ठीक है, जब हम बड़े बड़े डाटा सेट्स के साथ काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पढ़ेंगे, न्यूरल नेटवर्क बना रहे होंगे, तो हम जीपीयू यूज कर रहे होंगे। आगे हम टेंसर्स पढ़ेंगे, हमने टेंसर अभी इतना ही पढ़ा है ना कि 3D मैट्रिक्स होता है टेंसर। 1D मैट्रिक्स वेक्टर होता है, 2D मैट्रिक्स मैट्रिक्स होते हैं, और 3D को हम टेंसर बुला रहे थे अभी तक। हम आगे इसको देखेंगे टेंसर का क्या काम है, प्रोग्रामिंग में इतना क्यों यूज होता है टेंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बता देंगे क्वेश्चन में। अब हम ना ये डाटा सेट को डाउनलोड जो कल किया था वही कर रहे हैं दोबारा। ठीक है, पहले तो हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हैं ना कैगल को रनिंग। ठीक है, अब हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, इन तीनों को। ठीक है, इसको मैं दोबारा अनकमेंट करता हूँ, अपलोड करने की ऑप्शन आ गई है। अब हमने क्या करना है कि कैगल को अपलोड कर देना है। तो कैगल हमारा टोकन था। ठीक है, हमने कैगल डॉट जेसॉन को इम्पोर्ट कर लिया, हमारी ये डाउनलोड हो गई है। अब आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ प्रोग्रामर अगर आप कोड के थ्रू करें तो बेस्ट रहता है। ठीक है, आप दूसरे बंदे को भी ये ऑप्शन देते हैं कि आप यहीं से इंपोर्ट कर लो, जाके उधर से करने की बजाय। ठीक है, अब ये वाला कोड क्या करेगा, एक नई डायरेक्टरी बनाएगा। एम के टी डी आई आर का मतलब होता है नई डायरेक्टरी बनाओ, मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के होते हैं, फोल्डर होते हैं। इस पाथ के ऊपर जाकर डायरेक्टरी बना दो, और कॉपी कर दो कैगल डॉट जेसॉन जो हमने अभी अपलोड किया है उसको इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, सीधी कॉपी कर दो कैगल डॉट जेसॉन को इस फोल्डर के अंदर, इस पाथ के ऊपर। ठीक है, फिर उसको हमने रीड राइट की वो दे दी, परमिशन दे दी। क्या आप इसके अंदर रीड भी कर सकते हो, राइट मतलब कि हमने डाटा सेट डाउनलोड करना है ना, डाटा सेट को डाउनलोड कर लेते हैं। और डाटा सेट डाउनलोड हो गया। ठीक है, डाटा सेट को डाउनलोड करने के लिए क्या करते हैं, कैगल का कीवर्ड लगाते हैं, डाटा सेट्स में से डाउनलोड का को इन्वोक करते हैं, और वो लिंक दे देते हैं जोन सा डाटा सेट आपने डाउनलोड करना है। वो लिंक कहाँ से आएगा, जोन सा भी डाटा सेट आपने डाउनलोड करना है ना, वो लिखे आप। जैसा मैंने लिखा था पीएसएल का डाटा सेट, मैं कह रहा था पीएसएल का डाटा सेट मैंने लिखा। ठीक है, ये है पीएसएल का डाटा सेट का लिंक। डाटा सेट्स के आगे जो चीज हो रही होती है ना, ये लिंक आपका होता है। ठीक है, ये कैगल ये तो फिक्स है ना, ये आपका डाटा सेट की है। ठीक है, ये आपके डाटा सेट की वैल्यू है। आपने इधर आके ये बता दिया कि इस डाटा सेट को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, वो ये इधर कर रहा हूँ। इस पाथ के ऊपर मुझे डाउनलोड करके दे दो डाटा सेट। उसके बाद उसको अनजिप भी कर दो। ये अगर डाटा सेट आप देखेंगे ना, ये जिप फाइल है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये जिप फाइल मिलेगी आपको। ठीक है, वो कह रहे हैं इसको अनजिप भी कर दो। जिप फाइल का तो आपको आप सबको पता है कि एक फोल्डर फाइल होती है कंप्रेस फॉर्म में, जो आपके उसके ऊपर पीसी के ऊपर अवेलेबल मिल जाती है आपको। ठीक है, इसका ये एक लिनक्स कमांड है जो आपको बताएगा कि इसके अंदर कंटेंट मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, लिस्ट कर दो मेरे। ठीक है, लिस्ट फाइल कर दो मेरे सारे जो इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है उसको लिस्ट कर दो। उसने कर दी है, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, आपके पास पाकिस्तान सुपर लीग का डाटा सेट अवेलेबल है, आपका सक्सेसफुल है। ठीक है, गुड गुड है, आपने अपना डाटा सेट डाउनलोड कर लिया। यहाँ तक अगर किसी को कोई है ना, डाटा सेट डाउनलोड हमने कल भी देखा था, आज भी देखा है, बाकी भी बता दूँ। अब टाइप्स ऑफ डाटा हम की बात कर लेते हैं। ये
इतना डेप्थ नहीं जाऊंगा, हमने पहले दिन से पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डाटा। न्यूमेरिकल डाटा होता है, कैटेगोरिकल डाटा होता है। न्यूमेरिकल डाटा से क्या आपको ध्यान में आ रहा है? नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूमेरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डाटा क्या होता है? कैटेगरीज बना दी, मैंने कैटेगरीज बना दी। आगे हम पढ़ेंगे ना मशीन लर्निंग पे, तो न्यूमेरिकल के ऊपर भी काम कर रहे होंगे, कैटेगोरिकल के ऊपर भी काम कर रहे होंगे। कैटेगरी का क्या होती है? लेट्स से मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं मेरी क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट्स के मैं कैटेगरीज बना देता हूँ। ये एवरेज स्टूडेंट है, ये बिलो एवरेज स्टूडेंट है, और ये ब्राइट स्टूडेंट है। कैटेगरी बना दी, एक पूरी कैटेगरी बना दी कि इस कैटेगरी के अंदर इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसमें इतने, इसमें इतने। कैटेगरी पूरी कैटेगराइज कर दी है मैंने डाटा को। ठीक है। न्यूमेरिकल क्या होता है? 1 2 3 4। ये टाइप्स ऑफ डाटा है। डाटा क्या है? कोई भी रॉ फ्रैक्शन फिगर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसकी डेफिनेशन, रॉ फ्रैक्शन फिगर जिसका डाटा डाटा हम लोग, ये सारा चीजें डाटा ही है। हमने जो सीएसवी लेकर आए हैं डाटा है। अब उसको कैलकुलेशन करते हैं ना जब हम परफॉर्म, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक हो गया। सबसे पहला ग्राफ जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, वो टू डी लाइन प्लॉट पढ़ने वाले हैं। आज हम मोस्ट प्रोबेबली 5 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। लाइन ग्राफ, स्कैटर, ठीक है, बार चार्ट पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम्स पढ़ेंगे, और पाई चार्ट्स पढ़ेंगे। ये ग्राफ को आइडिया है नहीं कौन कौन क्या क्या ग्राफ्स होते हैं, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा सारे ग्राफ्स को। लेकिन हमने ये हाई स्कूल के मैथ में पढ़ा होगा, आई गेस 8 9 के मैथ के अंदर पढ़ा होंगे सारे सारे ग्राफ्स, लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स, ये सारे सारे सबका ओवरव्यू हमने लिया हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर। आइडिया है, और मैंने गूगल क्लासरूम में भी अनाउंस किया था कि इन सबको रिवाइज करके आ जाएगा। तो इन ग्राफ्स का थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोगों को? ठीक है, बेस्ट है। 2D ग्राफ्स क्या होते हैं? 2D ग्राफ्स क्या आपको ध्यान में आ रहा है कि दो वैल्यूज के अंदर आप ग्राफ प्लॉट कर दो। ठीक है, उसमें एक लाइन ग्राफ बड़ा कॉमन ग्राफ है। ठीक है, लाइन ग्राफ में हम क्या करते हैं कि डॉट्स लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर, और उसको एक लाइन से जोड़ देते हैं। सिंपल यही है लाइन ग्राफ। ठीक है, डॉट्स लगाए हैं, इसके इसके हाफ के ऊपर कितनी ये हुई है। ठीक है, मेरा एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू है, उस वैल्यू के बस मेरे दूसरी वाई वैल्यू के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर कितनी वैल्यू है। मतलब कि अगर मेरा डाटा है ना जनवरी फरवरी से लेके मार्च तक की है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा ये डाटा है, तो मैं देखूंगा कि यार जनवरी में मेरा कितनी सेल्स हुई थी, मंथली टोटल कितना हुआ था, 1940, मैं इधर प्लॉट कर दूंगा। फिर देखूंगा फरवरी में कितना हुआ था, इधर प्लॉट कर दूंगा। मार्च में कितना हुआ था, इस तरह करके मैं सारी चीजें डॉट्स लगा दिए, डॉट्स लगा दिए। ठीक है, डॉट्स मैंने लगा दिए। अगर मैं इन डॉट्स को एक लाइन के साथ जोड़ दूंगा ना, तो ये मेरा लाइन ग्राफ बन जाएगा, लाइन प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, इन लाइन के साथ जोड़ दिया। अगर मैं इनको लाइन के साथ नहीं जोड़ूंगा, सिर्फ डॉट्स ही रहने दूंगा, तो स्कैटर ग्राफ बन जाएगा। आगे स्कैटर ग्राफ को भी पढ़ेंगे। बेसिक डिफरेंस मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन डॉट्स को ना जोड़ू ना, लाइन ना लगाता, सिर्फ डॉट्स डॉट डॉट्स लिख के लगा देता, तो स्कैटर ग्राफ होगा। इसका हम इन डेप्थ डिफरेंस आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे कि एक्स एक्सिस के ऊपर न्यूमेरिकल डाटा है, कैटेगोरिकल डाटा है? ठीक है, आज से मैं क्वेश्चनिंग किया करूंगा नाम ले लेके। राफे आप बता दें कि एक्स एक्सिस एक्सिस के ऊपर मेरे पास कैटेगोरिकल डाटा है या मेरे पास न्यूमेरिकल डाटा है? ठीक है, तो कैटेगोरिकल है। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना नाम ले लेके ना कॉल करूं, ताकि हर बंदा ना इक्वली प्रेजेंट रहे क्लास के अंदर। ठीक है, तो कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है, कैटेगरीज है ना, न्यूमेरिक नहीं है। ठीक है, कैटेगोरिकल डाटा है और ये आपका न्यूमेरिकल डाटा है। मैंने इसको प्लॉट कर दिया। लाइन ग्राफ दो वैल्यूज के अंदर प्लॉट होता है, बाय वेरिएट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल, दो दो चीज। लॉजिकल है ना कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक वैल्यू होगी, वाई एक्सिस के ऊपर एक वैल्यू होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल का भी कर सकते हैं हम, न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल का भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ग्राफ ही प्लॉट करना है ना, लेकिन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल का इतना यूजफुल लगेगा नहीं, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल का इतना यूजफुल लगेगा। जाहिर है ना, कैटेगरीज मैंने बना दी है, फिर ये इतना यूजफुल लग रहा होगा। करने को हम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल का भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यूज केस क्या होता है? टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज डाटा भी हमने पढ़ी हुई है मैथ के अंदर। टाइम सीरीज ये होता है कि टाइम के साथ साथ चीज बढ़े जा रही है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, टाइम है ना,
टाइम टाइम सीरीज डाटा, एक सीरीज है, सीरीज इन्वॉल्व है, तो टाइम सीरीज डाटा के ऊपर अप्लाई होते हैं ये वाले ग्राफ्स। सीरीज है चल रही है, ठीक है, जैसे 2016, 17, 18, 19, 20, ये टाइम सीरीज डाटा के ऊपर प्लॉट होते हैं ज्यादातर। इस टाइप का डाटा हुआ तो आपको समझ आना चाहिए कि लाइन ग्राफ करना है मुझे। ठीक है, मैजिक आपको दिखाता हूँ मैटप्लॉटलिब का। मेरे पास एक डाटा है, मेरे पास दूसरा डाटा है, ये डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा मेरी सीरीज भी हो सकती है, डाटा मेरा लिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अ, इस डाटा को मैंने प्लॉट करना है, तो मैं पीएलटी डॉट प्लॉट करूंगा, ये 2D लाइन ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है, लाइन ग्राफ की। हम लाइन ग्राफ पढ़ रहे हैं इस टाइम, हमारा टॉपिक लाइन ग्राफ का चल रहा है। इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा ना, मेरा लाइन ग्राफ बन जाएगा। इतना ही आसान है मैटप्लॉटलिब। अगर आपको नंबर पांडास आ गई है ना, तो मैटप्लॉटलिब आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा आज, मजा आने वाला है आपको आज। पीएलटी पीएलटी हमने क्या था, मैटप्लॉटलिब को हमने पी एज पीएलटी इंपोर्ट किया था, ठीक है। अब जाके हमें मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट को हमने पीएलटी इंपोर्ट किया था, ठीक है। मैटप्लॉटलिब में एक क्लास है पाइप्लॉट, जिसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, जो कि बेसिकली ग्राफ्स को यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है ज्यादातर, ठीक है। पीएलटी हमने इंपोर्ट किया, पीएलटी में एक प्लॉट का फंक्शन है जो कि प्लॉट करते हैं, ठीक है। हमने ईयर डाला, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई एक्सिस होता है, हमने ईयर डालना है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर ना मेजोरिटी कौन सा डाटा होता है, कैटेगोरिकल, सेंस भी बनती है, ठीक है। जिसको जिसको मैथ में कॉन्सेप्ट पता है, वो उसको मजा आ रहा होगा, सिर्फ एक लाइन लिखी है हमने, काम हो गया हमारा, ठीक है। एक्स एक्सिस एक्सिस के ऊपर हम क्या रखते थे, कैटेगोरिकल डाटा रखते थे ना, मेक सेंस। हमने कैटेगोरिकल डाटा रखा, ठीक है। एक्स एक्सिस पहले पैरामीटर, वाई एक्सिस दूसरा पैरामीटर, ठीक है। मैंने ईयर डाला एक्स एक्सिस के अंदर, प्राइस डाला वाई एक्सिस के अंदर, मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया, लाइन ग्राफ, ये देखें लाइन ग्राफ है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ तक क्लियर है, बेस्ट, ठीक है। अब हमने डेटा सेट के साथ, मैंने आज आज बताया था आपको, आज हम रियल डेटा सेट के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमें डेटा सेट इंपोर्ट करना आ गया। पहले हमें आते ही नहीं थे, इसलिए सिर्फ फंक्शन बता रहा था आप लोगों को। अब हमें आ गया इंपोर्ट करना। पीएसएल के डेटा सेट से काम करेंगे, क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो हम क्रिकेट वाले डेटा सेट से काम करेंगे, ठीक है। मैंने डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया, अभी हमने डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। डेटा सेट को डाउनलोड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, पीएसएल का डेटा सेट आ गया। ये पीएसएल का डेटा सेट आ गया मेरे पास, ठीक है। पाकिस्तान सुपर लीग, यहाँ पे मेरे पास किस टाइप के डाटा सेट मौजूद है, बैटिंग के रिकॉर्ड है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, टीम रिकॉर्ड्स है और टाइमलाइन का डाटा सेट है, ठीक है। मैंने बैटिंग रिकॉर्ड में से मैंने निकाल लिया यार, कि मुझे बता दो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बता दो, ठीक है, किस बंदे ने कितने स्कोर किए थे हाईएस्ट। मैंने फाइल पाथ दे दिया, किसके अंदर पड़ा हुआ है, कंटेंट डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है ना। कंटेंट बताने, स्लैश, स्लैश का मतलब क्या होता है कि ये फोल्डर है, इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर है। फिर मैंने कहा पीएसएल, पीएसएल एक फोल्डर था, इसके अंदर आ जाओ जी, कहता ठीक है मैं आ गया, इसके अंदर आ गया। फिर इसके अंदर क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग डाटा सेट्स, ठीक है। मैंने इसको बता दिया कि पीएसएल में हो, फिर पाकिस्तान सुपर लीग डाटा सेट्स के अंदर आ जाओ, आ गए। अब इसके अंदर से मुझे बैटिंग रिकॉर्ड के फोल्डर में चले जाओ, चला गया। कि आप इसमें से मुझे फाइल रीड करके दे दो, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स, मैं ये भी कर सकता था, ये भी मेरी अपनी मर्जी है, बस मुझे फाइल पाथ देना है। फाइल पाथ डिफाइन करने के बाद मुझे प्लेयर, मैंने प्लेयर के अंदर ये डाटा इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। रीड सीएसवी की फाइल पाथ दिया, अब ये सीएसवी को रीड करके ले आया, डॉट हेड लगाया मैंने, तो ये क्या करेगा, डॉट हेड से पहले 10 के चीजें लेकर आ जाएगा, पहले 10 रोज उठा के ले आएगा मेरे पास। पढ़ा था हमने हेड फंक्शन और टेल फंक्शन, मैंने आगे आपको बताया था कि हेड और टेल बहुत ज्यादा यूज होगा, आप देखेंगे कि आगे हेड और टेल कितना यूज होगा। मैं हेड से 10 वैल्यूज को उठा के ले आया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी स्टाइलिंग को छोड़ें, क्या चीज होती है स्टाइलिंग, हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले क्या करना है, मुझे टीम, ठीक है, मुझे जो है ना प्लेयर का टीम, और ये देखें टीम और रन्स, इन दोनों को प्लॉट करना है। कर लेते हैं, कर दिया मैंने प्लॉट, ठीक है, ये टीम हो गई, रन्स हो गए, इन दोनों ग्राफ बना दिए, इतने सिंपल है ग्राफ बनाना, ठीक हो गया। अब कुछ ना ग्राफ्स का कैटेगरीज देख लेते हैं, क्या मुझे अगर फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज मेरे पास, एक्स एक्सिस सेम है, ठीक है,
और मुझे वाई एक्सिस के ऊपर ना दो वैल्यूज हैं, उनको प्लॉट करना है, तो फिर मैं किससे करूंगा? सिंपल है, सिंपल है, दो दो वैल्यूज लगा दो। पहले आप एक एक दफा प्लॉट करो। टीम कहाँ पे थी? एक्स एक्सिस के ऊपर थी ना, मैंने कहा था कि पहला पैरामीटर एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज हमने सेम रखी दोनों के अंदर, वाई एक्सिस की चेंज कर दी। दोनों साइड साइड बाय साइड एक लाइन के अंदर मैंने ड्रॉ कर दी है, मेरे पास आ गया। एक कलर के अंदर एक आ गया, दूसरे कलर के अंदर दूसरा आ गया। मल्टीपल ग्राफ दोबारा बताता हूँ कि मल्टीपल प्लॉट्स करने के लिए मल्टीपल आपने प्लॉट करना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स एक्सिस सेम है, मुझे रन्स भी चाहिए, मुझे मुझे बॉल्स भी चाहिए, और मुझे नंबर ऑफ कितने कितने चौके लगे हैं उस बंदे ने ये भी चाहिए, और कितनी गेंदें खेलनी है उसने मुझे ये भी चाहिए। ठीक है। और मुझे उसकी टीम तो एक ही रहेगी ना, बंदे की टीम तो चेंज नहीं हो रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर डाटा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बंदे की टीम सेम रहेगी। मुझे बॉल्स का डाटा भी चाहिए, मुझे चौकों का डाटा भी चाहिए, ये चेंज हो रहा है। तो मुझे दो अलग अलग ग्राफ्स बनाने के बजाय मैं कह रहा हूँ कि एक ही ग्राफ बना दो ताकि मुझे देखना आसान हो जाए। ठीक है, तो वो कहता है मैं बना देता हूँ एक ग्राफ, साइड बाय साइड दो लाइंस लिखो जिसमें एक्स एक्सिस सेम कर दो, मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, बना दिया। इस टाइप का कुछ, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? नेक्स्ट, लेबल। अब ये देखें कि हमें पता नहीं लग रहा है यार ये किस चीज का ग्राफ है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज, हम उसको लेबल दे सकते हैं। बहुत ही आसान है लेबल देना। पीआईटी डॉट टाइटल है। ठीक है, टाइटल मैंने बता दिया यार, ये फोर्स और बॉल्स प्लेड बाय टीम, कोई भी टाइटल दे दें आप, टाइटल ऊपर आ जाएगा कि ये इस चीज का ग्राफ है, टाइटल ऐसे है। ठीक है। एक्स लेवल का क्या करेगा, एक्स एक्सिस को लेवल कर देगा। वाई लेवल क्या करेगा, वाई एक्सिस को लेवल कर देगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर टीम का डाटा है ब्रो, और वाई एक्सिस के ऊपर किसका, फोर्स फोर्स और बॉल्स का डाटा है। अब मुझे ग्राफ की समझ आ रही है कि किस चीज का ग्राफ है ये। पहले ग्राफ की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे नहीं पता किस चीज का ग्राफ है। मुझे अब समझ आ रही है ग्राफ का। ठीक है, मुझे पता लग रहा है कि ये इस चीज का ग्राफ है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये चीज है, वाई एक्सिस के ऊपर ये चीज है। सिंपल टाइटल, और ये एक्स लेवल और वाई लेवल। ठीक हो गया। अगेन फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यार ये कलर ऑरेंज और वो नहीं होना चाहिए था, ब्लू नहीं होना चाहिए था, मेरी मर्जी का होना चाहिए था, मुझे अपनी मर्जी का करना है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। एक पैरामीटर डाल दूंगा कलर का, कलर चेंज हो जाएगा। इतना ही आसान है मैटप्लॉटलिब। ठीक है, मैंने कलर का पैरामीटर डाला, जो भी कलर डाला वो डाल दिया, या हेक्स कोड डाल दिया। हेक्स कोड आप कोई भी कलर का हेक्स कोड डाल सकते हैं। ठीक है, पिंक कलर हेक्स कोड इधर है। आपने हेक्स कोड सर्च सर्च किया, आप हेक्स कोड डाल दें। आप इधर कलर कलर की वैल्यू डाल सकते हैं, हेक्स कोड डाल सकते हैं। ठीक है, हेक्स कोड डालने के बाद आपका वो वाला डाटा आ जाएगा। ठीक है, इसका इतने सिंपल है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब में आपका क्या करते हैं, कलर का पैरामीटर आपका कलर चेंज कर देगा। ठीक हो गया, दोनों दोनों देखते हैं। है, इसके ऊपर दोबारा आपका आउटपुट दिखाता हूँ, तब तक रन होता है। कलर का पैरामीटर आपको कलर बता देगा, काफी हम। ठीक है, इसके अंदर आप हेक्स कोड भी डाल सकते हैं, कलर की वैल्यू भी डाल सकते हैं। लाइन अगर आपने चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो कि यार ये अभी हमारे ना डाटा की ग्राफ की लाइन आ रही थी, अभी तक मुझे बताइए, यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे मूव ऑन करते हैं। बेस्ट यार। ठीक है, मैं कलर मैंने ये देखे, मैंने इसका कलर है पिंक आ गया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं, अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट दे सकते हैं इसको। ठीक है, लाइन स्टाइलिंग का क्या मतलब है, ये देखिए लाइन है ना, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इसको पतला मोटा कर सकता हूँ, इसका डिजाइन चेंज कर सकता हूँ, मैं डॉट लगा सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। इसका भी सिंपल एक पैरामीटर और दे दो, लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल मैं कर सकता हूँ डॉटेड, ठीक है, डैश। डिफरेंट लाइन स्टाइल होते हैं, मैं डॉटेड कर सकता हूँ, डैश कर सकता हूँ। मैं इधर डाल दिया लाइन स्टाइल मेरी डॉटेड है। वैसे बाय डिफॉल्ट सॉलिड होता है। ठीक है, ये सॉलिड है, अगर किसी ने सी एस एस पढ़ी हो तो उसको डॉटेड सॉलिड इसका अंदाजा हो रहा होगा, एच टी एम एल सी एस एस के अंदर यूज होती है ये चीज।
लाइन विड्थ क्या होता है, मुझे इसकी विड्थ इतना मोटा कर दो, इतना पतला कर दो, ये भी कर सकता हूँ मैं। ये देखें, लाइन विड्थ मैंने इसकी 3 की थी, ये थोड़ा मोटा हो गया। मैंने इसको डॉटेड किया था, अब यहाँ पे डॉट्स आना शुरू हो गए। ये इसलिए करते हैं जनरली कि मुझे डिफरेंशिएट हो जाए कि, ये देखें डिफरेंशिएट हो जाए ना कि नंबर ऑफ फोर्स, ये चौकों का ये डाटा था और बॉल्स का ये डाटा था, पता लग गया, डिफरेंशिएशन हो गई। मुझे कलर से भी हो सकती है वैसे, लेकिन इससे और ज्यादा हो गई। जब मार्कर्स क्या होते हैं, मार्कर्स ये होते हैं कि जो पॉइंट्स हमने लगाए थे ना, पॉइंट्स अब यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे वो पॉइंट्स। अब उसको हम नुमाया कर सकते हैं। ये पॉइंट्स दिखाता हूँ दोबारा। ये हमने पॉइंट्स देखे थे ना, इसको मार्कर्स कहते हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस इन दिस केस ये नुमाया नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको नुमाया कर सकते हैं मार्कर्स के थ्रू। ठीक है, ये रहा मार्कर्स। ठीक है, मार्कर मैं बता दूंगा डी, डायमंड होता है। मैं मार्कर का भी स्टाइल कर सकता हूँ कि मुझे डायमंड रखना है, सर्कल रखना है, ओवल रखना है, क्या रखना है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जाके सर्च करें कौन कौन से होते हैं। ये रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है आपका इन चीजों की, कि लाइन स्टाइल कौन कौन सी होती है। ठीक है, मार्कर के डिजाइन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने मार्कर का स्टाइल डाल दिया डी, डी का मतलब होता है डायमंड, ओ का मतलब होता है सर्कल आपका। मार्कर का साइज भी डाल सकते हैं इसी तरह, कितना मोटा होगा ये। मैंने मार्कर साइज इधर 2 डाला था, इधर 12 डाला था, ज्यादा मोटे हैं ये देखें आप। 2 डाला था तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं डायमंड्स। इसको चेंज भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बड़ा बड़ा मार्कर साइज डाल के देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा आ गया डायमंड। मार्कर साइज आपको पॉइंट आउट कर देगा कि कौन सी जगह के ऊपर पॉइंट है मेरा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो। मार्कर साइज आ गया। लेबल क्या होते हैं, लेबल क्या होता है, मैं बता देता हूँ लेबल क्या होता है। अभी ना मुझे पता नहीं लग रहा कि यार ये ग्रीन वाला डाटा किसका है, नंबर ऑफ फोर्स का है या बॉल्स का है, और ये वाला डाटा है किसका है। मैं इसको लेबल भी कर सकता हूँ कि यार ये वाला ग्रीन वाला डाटा चौकों का है और ये रेड वाला डाटा बॉल्स का है। अभी मुझे नहीं पता, मैं इसको लेबल कर सकता हूँ। लेबल करने के लिए मैं एक और की पैरामीटर डाल दूंगा लेबल्स का। लेबल के अंदर मैं फोर्स डाल दूंगा और इसके अंदर मैं बॉल्स डाल दूंगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेबल नहीं आया हमारे पास। इसके लिए एक और चीज को हमने कॉल करनी पड़ती है, वो ये होता है लेजेंड। लेजेंड आपका क्या करता है कि इसको शो भी कर देगा जो आपका लेबल है। ये देखें, फोर्स है, ये ग्रीन जो है इसने बता दिया, ग्रीन लाइन जो है ना ये फोर्स की है, रेड लाइन जो है ना ये आपका बॉल्स की है। इसने लेबल भी कर दी है। ठीक है, फोर्स की और ये बॉल्स की है। अब बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, ये बेस्ट पैरामीटर लोकेशन। अब इसकी लोकेशन यहाँ पर आ रही है ना, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी लोकेशन यहाँ पे चाहिए, मैं कर सकता हूँ। उसके लिए एक पैरामीटर होता है लोकेशन का, इसके अंदर लोकेशन का पैरामीटर डाल लेंगे, LOC लोकेशन। ठीक है, मैं इसकी लोकेशन डिफाइन कर दूंगा, अपर लेफ्ट चाहिए मुझे, अपर राइट चाहिए, अपर बॉटम चाहिए, किसमें अपनी मर्जी से। लेकिन दिस दिस डजंट मेक सेंस, आप इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे इसको, लेकिन बता दिया मैंने, क्योंकि ये खुद ब खुद ना बेस्ट लोकेशन को आपको ला के दे देते हैं। ये देखें ना, खुद ब खुद ये बेस्ट लोकेशन आपको ला के दे देगा। खुद ही बेस्ट लोकेशन जो बन रही होगी। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आप ये तब यूज कर सकते हैं कि आपके पास कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा हो, कि आपके पास कोई लाखों वैल्यूज का डाटा हो और बिल्कुल ही ना आपकी जगह कुछ ना बच रही हो। यहाँ पे भी यूं इस तरह करके कुछ ग्राफ आ रहा हो, इधर भी कुछ इस तरह करके ग्राफ आ रहा हो, कहीं जगह ही ना बच रही हो, तो आप अपनी मर्जी से इसको प्लॉट करना चाहें, इसमें लोकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अपना वैल्यूज भी दे सकते हैं। फिर आप चाहेंगे कि मैं इस जगह पे करके कहीं पे प्लॉट कर दूं, इस केस में यूज हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक टू बी ऑनेस्ट इतना यूज नहीं किया इसको। पड़ती भी नहीं है जरूरत, ये खुद ही बेस्ट बाय डिफॉल्ट इसकी बेस्ट लोकेशन होती है, और ये बेस्ट आपको लोकेट कर देता है लेबल्स को। कहने का मकसद ये है कि लेबल्स जो है ना, ये क्या कर रहा है, आपका लेबल करके दे रहा है कि ये वाली लाइन किसकी है और ये वाली लाइन किसकी है, जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, लिमिटिंग एक्सेसेस, ये क्या कर दी मैंने बात। ठीक है, ये देखें ना, मैंने एक ना डमी डाटा देता हूँ। ठीक है, डमी डाटा के अंदर देखें कि एकदम से ना बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है। ये देखें, यहाँ तक वैल्यूज ठीक थी डाटा के अंदर, एकदम से ना बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, जिसकी वजह से ना डाटा सारा ना सीधा हो गया और एकदम से स्पाइक जा रही है डाटा के अंदर, बहुत बड़ी सी स्पाइक जा रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन ना ये देखिए, यहाँ पर से ना डाटा यूं यूं ही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है ये।
इस जगह पे आप देखेंगे ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, लेकिन स्पाइक इतनी हो गई है कि वो इसको स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर कर रहा है। ठीक है, मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट था कि 0.1 या इसको भी हम जीरो कंसीडर कर रहे होते थे अगर बहुत बड़ा नंबर आता था हमारे पास लाखों में उसकी निस्बत। ठीक है, तो ये ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर मुझे चाहिए इतने हिस्से का डाटा, ये तो एक ओवरऑल पिक्चर है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं नहीं भाई मुझे सिर्फ इतने हिस्से का डाटा दे दो यार लाके, इतने हिस्से का बस, बस मुझे इतने हिस्से का डाटा चाहिए। तो ये कर सकता हूँ मैं लिमिट करके। इस तरह की जरूरत आपको सिर्फ तभी पड़ेगी ज्यादातर, ज्यादातर कि आपने बिल्कुल एक एक कर्व देखना हो। कर्व क्यों देखना पड़ सकता है आपको कि यार एकदम से स्पाइक जा रही है, और ये स्पाइक किस डाटा के अंदर जा सकती है, लेट्स से इस डाटा के अंदर जा सकती है कि एकदम से इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया था पाकिस्तान के अंदर जब कोविड के दिनों में या जब रिजीम चेंज हुआ था, तो एकदम से इन्फ्लेशन रेट गया था यहाँ पे, महंगाई एकदम से फ्लक्चुएट की थी। पहले अगर इतना, फिर वो, अगर हम उसका डाटा इन्फ्लेशन का डाटा प्लॉट कर रहे होंगे, तो अगर 2024 25 या 23 का डाटा अगर हम प्लॉट करेंगे, तो एकदम से ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और फिर एक स्पाइक आना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम 22 और 23 का डाटा करना चाहें तो हमें वो सही तरह आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी 22 और 23 की। क्यों? क्योंकि वो उसको स्ट्रेट कर चुके हैं, देखिए ना। अब मैं अगर ये देखें 18 19 का डाटे को वो करना चाहता हूँ, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ, उसको विजुलाइज करना चाहता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा 18 19 का डाटा क्या है। हालांकि इसके अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, देखिए ना, 57,000 है, ये 49,000 है, इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इक्वल नहीं है ये, इसमें फ्लक्चुएशंस मौजूद है। लेकिन स्टिल इस 45 लाख की वजह से ना इसमें इसको पकड़ के सीधा कर दिया। तो अगर मुझे 18 19 का जानना है तो ये तो इस तरह तो मैं जान नहीं सकता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो फिर मैं क्या करूंगा, लिमिट कर दूंगा एक्सेस। एक्सेस लिमिट करने का क्या होता है कि मेरे पास एक, हमने देखा था कि मैथ के अंदर एक नंबर लाइन होती है, एक एक्सेस होता है, मैं उसको सिर्फ इतना लिमिट कर दूंगा, मुझे इतना एक्सेस दिखा दो। वही हो सकता है कि मुझे, ठीक है, एक्स लिमिट कर दो, प्लॉट किया मैंने, ठीक है, उसी तरह ही प्लॉट किया जैसे पहले प्लॉट कर रहा था। उसके बाद मैंने अपने बस बता दिया कि यार मुझे वाई लिमिट कर दो, वाई एक्सेस, इस तरह मैं एक्स एक्सेस भी लिमिट कर सकता हूँ। तो मुझे वाई एक्सेस लिमिट कर दो कि यार मुझे सिर्फ 40,000 से 75,000 के दरमियान का डाटा दिखाना है बस आपने। कहता ठीक है, मैं आपको 40,000 से 75,000 के दरमियान का डाटा दिखा देता हूँ। ये देखें, 75,000 या 40,000, इतना डाटा दिखाएगा बस आपको। अब आप इसको विजुअलाइज इजिली कर सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन है या ये स्ट्रेट लाइन? ऑब्वियसली अगर अगर मुझे विजुअलाइजेशन करनी हो सिर्फ इतने डाटा के ऊपर, तो मेरे लिए ये चीज बेहतर होगी ना कि मैं कर सकता हूँ कि ये एक स्लोप बन रही है। यहाँ तक कुछ क्लियर ना हो, लिमिट कर सकता हूँ इन द इन कंक्लूजन कि मैं अपने एक्सेस को लिमिट कर सकता हूँ कि मुझे इतनी चीज दिखा दो बस। ठीक है, पहला ग्राफ समझने की देर है, आपको सारे ग्राफ समझ आ जाएंगे। ग्रिड क्या करते हैं, सिर्फ आपको एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ग्रिड्स बना देते हैं। इसको यूज किस तरह करते हैं, ग्रिड कॉल कर देते हैं, दैट्स इट। ग्रिड क्या करते हैं, ग्रिड्स बना देगा आपको, लाइंस। ग्रिड्स क्यों यूज करने का अच्छा फायदा है, तो क्या अभी देखिए ना, अब मुझे 65,000 है, इसको देखना पड़ रहा है कि ये प्लॉट कहाँ से, लाइन अगर यहाँ पे लाइन होती ना तो मैं सही तरह देख लेता, ये देखा 60 लाइन है, अब मैं देखूंगा हाँ 60 के ऊपर ये चीज प्लॉट है। ग्रिड से मुझे ये फायदा होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो, हमारा पहला ग्राफ कंप्लीट हो गया है, कोई कंफ्यूजन हो, क्लियर, बेस्ट है। नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं, स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स और लाइन प्लॉट्स कुछ भी नहीं होते, लाइन प्लॉट स्कैटर प्लॉट ही होता है। लाइन प्लॉट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्कैटर प्लॉट, जिसमें हम इन डॉट्स को ना लाइन लगा देंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, बेसिक फर्क पता है क्या होता है? ज्यादातर फर्क ये होता है कि ये जो होता है ना स्कैटर प्लॉट, ज्यादातर न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल के अंदर होते हैं। ठीक है, और स्कैटर प्लॉट जो होता है ना वो दो चीजों का रिलेशन फाइंड करने के लिए होता है कि लेट्स से अगर ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिजिक्स में पढ़ते होते थे ना, ये वही चीज को रिलेशन फाइंड कि ये चीज बढ़ने से ये चीज तो नहीं बढ़ रही, या कम तो नहीं हो रही, क्या क्या इसका रिलेशन है। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास इतने ज्यादा पॉइंट्स हों कि वो हम लाइन से बना ही नहीं सकते हैं। देखें, इसके ऊपर लाइन बनाएंगे तो बड़ी अजीब सी लाइन बन जाएगी, हम इसको क्या ही लाइन बनाएंगे। ठीक है, लाइन ग्राफ क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास, उन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। ठीक है,
उन पॉइंट्स को आपके सामने जो लाइन लगा देता है उस पॉइंट उन पॉइंट्स के अंदर, इनके अंदर कितना लाइन लगेगी? तो बेसिक डिफरेंस ये है स्कैटर प्लॉट्स का। क्रिकेट अगर बंदे देखते हो तो एक ना विजुअलाइजेशन दिखाते हैं वो, विजुअलाइजेशन दिखाते हैं कि बंदे ने बॉल कराई है, और बिल्कुल लाइन दिखाते हैं कि बॉल इस साइड जाके विकेटों पे लग रही है। आप इससे देख सकते हैं कि ये लाइन ग्राफ का है। ठीक है, गंदी एग्जाम्पल है लाइन ग्राफ का, लेकिन इस तरह ले सकते हैं कि लाइन ड्रॉ हो रही है। और दूसरा, अगर हम क्रिकेट में देखते होंगे कि दिखाते हैं कि यार बॉल सिर्फ ना वो बाउंस कर रही होती है। 6 बॉल होते हैं कि इस ओवर में एक पहली बॉल इधर लगी थी, इधर लगी थी, इधर लगी थी। लाइन ड्रॉ नहीं होती है, बस बॉल्स नजर आ रही होती है। तो वो स्कैटर सी चीज है ना, तो उसको आप स्कैटर प्लॉट कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली स्कैटर प्लॉट सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, लाइन प्लॉट्स उन पॉइंट्स को जोड़ते हो तो लाइन प्लॉट होता है। इसको ड्रॉ किस तरह करते हैं अभी देख लेते हैं, ड्रॉ किस तरह करते हैं। ठीक है, रैंडम एक ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, मगर ग्राफ को प्लॉट क्यों कर रहा हूँ? ये एक लाइन मैंने हमने पढ़ा था नमपाई का फंक्शन, लिन स्पेस। लिन स्पेस क्या करता था, अगर किसी को याद हो? लिन स्पेस क्या करता था? हिशाम आप बताएंगे लिन स्पेस क्या करता था? नमपाई का फंक्शन था हमारा। साथ साथ डिवाइस नहीं कह रहे हैं ना? लिन स्पेस नहीं पता? सुकैना आप बताएं। साथ साथ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें वरना भूलते रहेंगे। लिन स्पेस ये होता था कि हमारे पास लाइन सेगमेंट होता था। ठीक है, उसका नंबर कहता था कि यार इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मुझे इतने नंबर से दो इक्वली डिस्टेंस के ऊपर। हमने पढ़ा था एक लाइन, एक मैं लाइन ड्रॉ करता था जो वो नहीं होता था लाइन। ठीक है, हमारा जो होता था हम लाइन स्पेस करते थे ड्रॉ, कहते थे -10 से लेकर 10 तक मुझे इतने पॉइंट से दो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। लाइन स्पेस फंक्शन को कॉल किया हमने। ठीक है, मैं कह रहा हूँ -10 से लेकर 10 तक मुझे 50 पॉइंट से दो इक्वल डिस्टेंस के, लाइन स्पेस। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, ये लाइन का फॉर्मूला है, आगे लीनियर रिग्रेशन में बहुत यूज होगा, इसलिए मैंने जान के आज ये इंक्लूड किया है लाइन का फॉर्मूला। लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा था कि एक लाइन का फॉर एम एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, एम एक्स प्लस बी लाइन का फॉर्मूला है, इसको याद कर लें, आप अभी से कर लें। मैं सिंपल एक ना बना ली है, वाई एक्सिस ये बना ली है। ठीक है, वाई मैंने ये बना लिया, एक्स मैंने ये बना लिया। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं क्या ले रहा हूँ, -10 से 10 कोई भी पॉइंट्स ले रहा हूँ 50। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने लाइन का फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, ये लाइन का फॉर्मूला, एम की जगह मैंने 10 डाल दिया है, बी की जगह 3 डाल दी और कुछ मैंने रेंडमाइज कर दिया है इसको, कुछ भी रैंडम वैल्यूज डाल दी है। अब मैं इसको स्कैटर करने के लिए क्या कर रहा हूँ, पी एल टी डॉट स्कैटर, दैट्स इट। एक्स एक्सिस भेज दिया, वाई एक्सिस भेज दिया, मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया। इतना ही है स्कैटर। ठीक है, अगेन इसके अंदर वही पैरामीटर आप लोग डाल सकते हैं, कलर, कलर का पैरामीटर, मार्कर का पैरामीटर। ठीक है, कलर का पैरामीटर डाल दिया, मार्कर का पैरामीटर डाल दिया। ठीक हो गया। हाँ, साइज, ये देखिएगा कि एक और कॉन्सेप्ट है स्कैटर प्लॉट का, यहाँ पे मैं कमेंट नहीं किया हुआ था, कमेंट भी कर देता हूँ, साइजिंग। साइज क्या करता है आपका, साइज ये चीज कर रहा होता है कि यार मुझे इसके प्लेयर के टीम के डाटा के ऊपर और प्लेयर के फोर्स के डाटा के ऊपर ना मुझे ग्राफ प्लॉट करके दे दो। मुझे क्या करो, अभी हमने देखा था ना ये, कि प्लेयर का टीम का डाटा और प्लेयर ने जितनी गेंदें खेली हैं, ठीक है, और प्लेयर ने जितने चौके मारे हैं उसके डाटा मुझे प्लॉट करके दे दो। सिंपल उसी तरह लाइन ग्राफ की तरह, अगर मुझे दो, मेरे पास एक्स एक्सिस सेम हो और वाई एक्सिस पे दो वैल्यूज हो, मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 कर लूंगा। ठीक है, जैसे हमने लाइन में किया था। अगेन वही कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार मुझे टीम का डाटा दो एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर मुझे नंबर ऑफ फोर्स दो, ये कितने चौके मारे हैं। ठीक है, प्लेयर और मुझे ना साइज में दे दो, ऐसे एक ऐसा पैरामीटर है, इस बेसिस के ऊपर मुझे बता दो, इस बेसिस के ऊपर मुझे बता दो, रिप्रेजेंटेशन दे दो कि किसने ज्यादा बॉल गेंद खेली है, गेंदे खेली हैं। जिसने ज्यादा गेंदे खेली होंगे ना, उसका मोटा
ये सर्कल होगा ना वो मोटा होगा। ठीक है, इसको इस तरह करके देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरह रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, ये देखें इसका सर्कल मोटा है, इसका मतलब इस बंदे ने ना, ग्लैडिएटर्स की टीम ने ना ज्यादा चौके मारे हुए हैं। ये देखें इसका, ये ना आपको फिर रिप्रेजेंटेशन देता है। अगर मैं प्लेयर करके देखूं, प्लेयर से मुझे प्लेयर आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, भी क्या कर रहा है, जेजे रॉय ने सबसे ज्यादा चौके मारे हैं। जेजे रॉय ने सबसे ज्यादा चौके मारे हैं, आपके सामने आ गया, जेजे रॉय सबसे ज्यादा चौके मार रहा है आपके सामने। तो ये जितने ज्यादा ये चीज, ये वाला पैरामीटर जिसने जितना ज्यादा होगा ना, जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना मोटा होता रहेगा आपका सर्कल। ये फिर आपको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा डाटा, जितना मोटा सर्कल उतना बड़ा, उतनी बड़ी वैल्यू। अब हम इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, हर सर्कल को बड़ा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20 कर लेता हूँ ताकि मुझे देखने में तो आसानी हो। अब एक 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 चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, मैं तीनों को 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रिलेशन तो तीनों में सेम ही रहेगा ना। जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे अभी भी सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो अभी भी सबसे छोटा होगा, क्योंकि मैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको। फायदा ये होगा कि मुझे अब नजर आ रहे हैं, ये देखिए सबसे बड़ा ये है। ठीक है, अब मुझे पता लग रहा है कि यार इस बंदे ने सबसे ज्यादा चौके मारे हैं, देख के ही पता लग रहा है। ग्राफ्स का मकसद ये होना चाहिए कि देख के मुझे डाटा का पता लगे। ठीक है, अब ये देखते ही बता रहा है कि हाँ यार ये जेजे रॉय है, जेजे रॉय ने सबसे ज्यादा चौके मारे हैं। ठीक हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट है साइज का। ठीक है, एक तीसरा पैरामीटर होता है एस के नाम से, एस इक्वल टू, हम वो वाला पैरामीटर देते हैं कि जिस बेस के ऊपर आपने इसके साइज को मोटा छोटा बड़ा करना है। ठीक है, साइज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिमिट, लिमिट किस चीज का कह रहे हैं, एक्स लिमिट वाई लिमिट आपको पूछ रही है या? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट ना आप पीएलटी डॉट प्लॉट से भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, पीएलटी डॉट प्लॉट से भी प्लॉट कर सकते हो, फिर आपने एक एडिशनल पैरामीटर देना होगा ये बस। इससे क्या होगा कि ये यार आपका पीएलटी डॉट प्लॉट क्या करता था अभी तक, यही कर रहा है ना कि आपके लाइन ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, आप स्कैटर ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो इससे। लेकिन आपने ये दे देना है बस पैरामीटर में। क्यों देना है, क्यों हम स्कैटर क्यों नहीं यूज करें, प्लॉट क्यों यूज करें? क्योंकि अगर मेरे पास बहुत बड़ा डाटा सेट है ना, तो ये वाला फंक्शन फास्ट होता है प्लॉट वाला, स्कैटर वाला थोड़ा स्लो होता है। नॉर्मल केसेस में तो हम स्कैटर यूज कर लेंगे, ठीक है, बेस्ट है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़े लाखों में नंबर्स है ना, तो हम प्रेफर कर होते हैं प्लॉट को, क्योंकि फास्ट होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, बस ये फर्क है, ये बस ये फास्ट है। पीएलटी डॉट प्लॉट और पीएलटी डॉट स्कैटर में ये फर्क है कि पीएलटी डॉट प्लॉट इज फास्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई अगर आपको क्लैरिटी ना हो, कोई क्वेश्चन हो पूछ ले, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट को फिर मूव ऑन करते हैं, बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ भी, ठीक है, बार ग्राफ किसके अंदर बेसिकली होता है, कैटेगोरिकल डाटा के अंदर होता है ना, कि यार ये देखिए मेरे पास एक्टिविटीज हैं, रीडिंग कितने बच्चों ने की है, ठीक है, प्लेइंग कितने बच्चों ने किया, बेकिंग कितने बच्चों ने किया, वॉशिंग कितने बच्चों ने, हाथ कितने बच्चों ने धोए हैं। ठीक है, बार ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर देंगे जितने लंबी लाइन, ये भी दो वैल्यूज के अंदर आपका प्लॉट होता है। ठीक है, और नीचे आपका न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल के अंदर होता है अगेन। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई है इसकी। ठीक है, न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल, और यूज केस क्या होता है, एग्रीगेट करना होता है, मुझे सम करना होता है किसी चीज का, एग्रीगेशन करनी है, एग्रीगेटेड एनालिसिस करना है किसी भी चीज का ना, तो तब यूज होता है। ठीक हो गया, सिंपल बार ग्राफ को बना लेते हैं डाटा के बगैर, बना के देख लेते हैं। सैंपल डाटा लिया, वही चीज, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने पहले पैरामीटर एक्स एक्सिस, दूसरा पैरामीटर वाई एक्सिस, कलर इज इक्वल टू ब्लैक। अगेन मुझे ब्लैक में मिल गया, कोई और कलर डाल देता मुझे किसी और कलर में मिल जाता। इसी बार ग्राफ को मैंने खुद बना लिया, बन गया। ठीक है, बार चार्ट अब हम टीम के डाटा के थ्रू बना लेते हैं। ठीक है, टीम के डाटा के थ्रू बना लिया हमने, टीम और प्लेयर के बीच में बना लिया। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाना हो तो बस एक और पैरामीटर दे देते हैं, बार, पहले हम बार दे रहे थे यहाँ पे, अब बार एच दे देते हैं, इसको इसी को हमने हॉरिजॉन्टली कर दिया पकड़ के। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ
आपने एक वीडियोस देखी होंगी, बड़ी ज्यादा वायरल होती हैं, जो बाहर ना दौड़ रहे होते हैं कि किस टाइम पीरियड में किसने कितना काम किया, ठीक है, कौन सी फेमस मूवी चल रही थी आपकी, ठीक है, कौन सी नंबर वन आपका प्लेयर है, तो ये आपने देखी होंगी वीडियोस। तो उस केस के ऊपर ना ज्यादातर ये होते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कब काम आता है, जब आपका बहुत ज्यादा वैल्यूज हो, तब हॉरिजॉन्टल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपको कुछ मुश्किल लगी हो, सिंपल आपके सामने सिर्फ पीएलटी डॉट बार, पीएलटी डॉट स्कैटर, यही चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं अभी तक आप। कलर और विड्थ अगेन वही चीज। ठीक है, मैं विड्थ के अंदर विड्थ डाल दूंगा कितना मोटा होना चाहिए, कलर के अंदर मैं कलर डाल दूंगा इसका क्या कलर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मल्टीपल बार ग्राफ अभी तक का, आज के दिन का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमारा आज पहला आने लगा कि मल्टीपल बार ग्राफ्स को किस तरह करना है। मल्टीपल बार ग्राफ्स हमने करने हो ना, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी स्कैटर देखा था और ये देखा था लाइन ग्राफ। उसके अंदर क्या था कि अगर हमारा एक्स एक्सिस सेम हो और वाई एक्सिस में मुझे दो वैल्यूज को प्लॉट करना हो तो इजी था। मैंने प्लॉट सिर्फ सिंपल एक लाइन लगाओ दूसरी लाइन लगाओ हो जाता था। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, मसला ही कोई नहीं था। बार ग्राफ में ऐसा नहीं होता। बार ग्राफ में पता है क्या होता है, बार ग्राफ में ये होता है कि ओवरलैप कर जाती हैं चीजें। ये देखे ना, ये बॉल्स जो है ना वो इसके ऊपर आ गई हैं, या मैं इसको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। चीजें ना ओवरलैप कर जाती हैं, फिर आपका विजुअलाइज सही तरीके से नहीं होता। ये देखिए ना, अगर मैं इसको लाइन ग्राफ और उसकी तरह करने की कोशिश करूंगा, ये ओवरलैप कर गया इन चीजों को। ये देखें, एक के ऊपर एक है, तो इस तरह से विजुअलाइजेशन नहीं हो रही हमारी। हालांकि इसको क्या होना चाहिए था, इसको थोड़ा यहाँ पर होना चाहिए था और इसको थोड़ा इधर होना चाहिए था, ताकि मुझे दोनों चीजें, इसको इस तरह होना चाहिए था, दिखा देता हूँ आपको बल्कि। इसको इस तरह नहीं होना चाहिए था, ताकि मुझे दोनों चीजें क्लियर नजर आ जाए। बल्कि ये तो क्या है, ये तो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। ठीक है, ओवरलैप कर रहा है। वो दैट पर्पस हम इसका ना एक जुगाड़ लगाते हैं मैटप्लॉटलिब के अंदर, और कोई तरीका नहीं है इसके अंदर इसको करने का। ठीक है, जुगाड़ लगाना पड़ता है। बस आज का ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सिंपल अगर कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस आपको क्या कहती है कि लॉजिक अगर प्रोग्राम के बना रहे हैं, तो अगर हम मुझे इसको दोनों को दिखाना है साइड बाय साइड, तो क्या होना चाहिए, थोड़ा ना वो करें, जहन पे जोर डालें। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, लाइब्रेरी का कुछ भी नहीं पता, आप रियल लाइफ सिनेरियो को देखें। आपके पास दो चीजें हैं जो एक के ऊपर एक है, ठीक है, आप उसको साइड बाय साइड दिखाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसके इन इन दिस केस, आप क्या कर रहे होगे इन दिस केस, सोचिए और मुझे क्वेश्चन करें। बिल्कुल पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह है ना, इस टाइम मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा, इसकी भी पोजीशन यहाँ पे कर दूंगा या इसकी पोजीशन यहाँ पे कर दूंगा, फिर क्या होगा, साइड बाय साइड आ जाएगा। स्प्लिट नहीं ना, स्प्लिट तो एक चीज को दो चीजों में तोड़ते हैं ना, ये तो है ही दो चीजें। ठीक है, स्प्लिट होता है एक चीज को दो चीजों में तोड़ना। ये मेरे पास अभी दो चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, हम लेफ्ट साइड कर देंगे, पोजीशन को चेंज कर देंगे। ये काम हम करने वाले नंबर के थ्रू, पोजीशन को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, इन दिस केस में क्या कर रहा हूँ, इन दिस केस में क्या कर रहा हूँ, यार मुझे एक रेंज np डॉट ए रेंज, आपको पता है क्या करता है, np डॉट ए रेंज करो और मुझे जितनी नंबर ऑफ रोज है ना इतना डाटा दे दो। नंबर ऑफ रोज जितना डाटा क्यों चाहिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रोज जितना डाटा चाहिए ना, क्योंकि हम प्लेयर्स का डाटा वो कर रहे हैं, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जाहिर है ना, दोनों चीजें सेम होगी तभी तो सही सही तरह वो होगा। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ रोज सेम होंगी अब। ठीक है, तो मुझे इसके मैंने एनपी के अंदर निकलवा ली है, एक रेंज के अंदर निकलवा ली है डाटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको विड्थ दे दूंगा 0.2, इसको भी 0.2 दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा ऑफसेट प्लस 0.2। अगर ये है ना, ठीक है, दोनों का साइज 0.2 है, इसका साइज भी 0.2 है, इसका साइज भी 0.2 है, मैं एक को 0.2 आगे किसका दूंगा। अब क्या होगा, अब ये होगा, ये। ठीक है, इसका विड्थ भी मैंने 0.2 दे दी, इसकी विड्थ भी मैंने 0.2, 0.3 देता, फिर क्या करता मैं, 0.3 यहाँ पे देता, तो फिर यहाँ पे क्या लिखता मैं, जल्दी बता दें। स्क्रीन, अब स्क्रीन क्लियर है। दोबारा देखते हैं इसको। ठीक है, np डॉट ए रेंज मैंने किया, np डॉट ए रेंज के अंदर मैंने रैंडम वैल्यूज डाल दी। कितनी रैंडम वैल्यूज डाली, जितने इसका इसकी नंबर ऑफ रोज थी। ठीक है, प्लेयर की।
लेकिन मैं प्लेयर का डाटा कर रहा हूँ ना, प्लेयर के जितने नंबर ऑफ रोज थी मैंने उतने डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी उतने नंबर से पड़े हुए हैं। जाहिर है ना, फोर्स के अंदर कितने नंबर पड़े हुए हैं? 10 ही पड़े हुए हैं ना। जाहिर है 10 का ही डाटा पड़ा होगा ना, 10 लोगों ने, जब जब हमारे पास वैल्यूज ही 10 है, तो 10 लोगों का डाटा पड़ा होगा, 10 लोगों ने कितने चौके मारे हैं। तो इन दोनों को हमने सेम कर दिया। दोनों अब स्क्रीन वैसे मेरी क्लियर है ना, बता दें। अभी भी नो स्क्रीन है। ये पता नहीं क्या मसला आता है। अब बताइएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, np डॉट, अब स्क्रीन क्लियर है ना? अब स्क्रीन बता दिएगा। ठीक है वैसे। ठीक है, np डॉट ए रेंज से मैंने इन दो इसके जितने वैल्यूज ले ली। ठीक है, दोनों के मैंने विड्थ रखी हुई है, इसकी विड्थ भी 0.2 है, इसकी विड्थ भी 0.2 है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, मैं किसी एक को या तो इधर कर दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा, या तो इस वाले को राइट कर, कोई कुछ भी कर सकता हूँ ना मैं, लेफ्ट राइट। तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। मैंने इस वाले को प्लस कर दिया। अगर मुझे एक और चीज तीसरा लेकर आना होता तो फिर मैं क्या करता, मैं माइनस लगा देता ना इधर, तो मैं तीन वैल्यूज को प्लॉट कर सकता। ठीक है, एक्स टिक क्या करता है, एक्स टिक ये करता है, अभी अभी तक हमारे पास क्या वैल्यूज होंगे। अब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज नहीं पड़ी हुई, वही पड़ी हुई है ना। ये देखे ना, एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, एक्स एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस तो 0 से लेकर 10 आ रहा है, लेकिन हमें एक्स एक्सिस क्या चाहिए था, हमें तो टीम्स का डाटा चाहिए था ना एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो हम इस केस के ऊपर क्या करेंगे, टीम का डाटा की बजाय भी प्लेयर का डाटा चाहिए था ना हमें, प्लेयर भी जा सकते हैं ना हम। तो हम एक्स टिक लगा देंगे। ठीक है, एक्स टिक क्या करता है, एक्स टिक ये काम करता है कि यार इस वाले एक्स एक्सिस के बजाय ये वाला एक्स एक्सिस दे दो मुझे। अब ये वाला एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो। एक्स टिक ये करता है कि ये वाला एक्स एक्सिस है ना आपके पास, मुझे इसके बजाय ये वाला दे दो। ओवरलैपिंग का मैं बता रहा था, ओवरलैपिंग का फिर रिपीट करता हूँ, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, कि मेरे पास अगर मैं दो वैल्यूज को ना बार चार्ट के अंदर, एक्स एक्सिस मेरा सेम है, दो वाई एक्सिस के ऊपर ना वैल्यूज को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बार ग्राफ का करता है, उसको ओवरलैप कर देता है। ओवरलैप करने की वजह से क्या होता है कि मुझे सही तरह विजुअलाइज नहीं होता। ठीक है, हालांकि मुझे चाहिए साइड बाय साइड, साइड बाय साइड चीज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दो चीजें ओवरलैप कर रही हैं, तो मुझे इस वाली को इधर खिसकाना पड़ेगा, या इधर, या तो इस वाली को इधर करना पड़ेगा, चेंज कर दूंगा ना मैं वैल्यूज को, आगे पीछे कर दूंगा, ताकि मुझे दोनों शो होना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस केस के अंदर, इस केस के अंदर कि मैं रैंडम वैल्यूज को ले रहा हूँ, रैंडम वैल्यूज को लेके एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर जो मुझे चाहिए वो ले रहा हूँ, पहली वैल्यू। फिर रैंडम एक्स एक्सिस को ले रहा हूँ, वाई एक्सिस को मुझे दूसरी वैल्यू को ले रहा हूँ। ठीक है, पहली वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू ली, मेरे पास ओवरलैप हो चुकी है अब तक। गुड है, मेरे पास ओवरलैप हो चुकी है अब तक। ठीक है, अब मेरे पास ओवरलैप हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का ना साइज सेम कर देता हूँ, इस वाले का भी 0.2, इस वाले का भी 0.2। अब मेरे पास सेम साइज की है, पहले हो सकता है बड़ी छोटी हो, हमारे पास सेम साइज की दो चीज ओवरलैप हो रही है, सेम साइज की दो चीज ओवरलैप हो रही है, अगेन अगेन सेम साइज की दो चीज ओवरलैप हो रही है मेरे मेरे पास। ठीक है, ये। अब मैं क्या करूंगा, 0.2 इसका भी साइज है, 0.2 इसका भी साइज है। अब मैं इसको पकड़ के 0.2 आगे कर दूंगा। अब क्या फायदा हो रहा है, अब मुझे दोनों नजर आ रहे हैं साइड बाय साइड, ये चीजें मुझे दोनों नजर आ रही है अब साइड बाय साइड। ठीक है, लेकिन अब क्या है, पहले हमने एक्स एक्सिस का लिया था रैंडम वैल्यूज, एक्स टिक की वजह से हम क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस को चेंज कर देंगे अपने एक्चुअल डाटा के साथ। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? ठीक है, एक्स टिक्स, ठीक है, एक्स टिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले
जो है ना, ये है ना हमारे पास अभी एक्स एक्सेस, इसको हम इस एक्सेस में कर देंगे। अब मेरे पास प्लेयर्स ही आ गए। मसला है एक कि प्लेयर्स का नाम मुझे नजर नहीं आ रहा। किसी को नजर आ रहा तो बता, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि क्या क्या बड़े गंदे से प्लेयर्स का नाम आ गया। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत बड़ा बड़ा डाटा हो ना, तो प्लेयर्स का नाम अगर हमें ना ना आ रहा हो, तो हम रोटेट कर देते हैं प्लेयर्स के नाम को। अब नजर आ रहे हैं, ये देखें। अब मैंने क्या कर दिया, रोटेशन इज इक्वल टू वर्टिकल लगा दी। हम इसके अंदर एंगल भी दे सकते हैं, वही मैथ वाले एंगल, ठीक है, 45 90। हम उस तरह करके इसको दे भी सकते हैं, ठीक है। वो उस एंगल के ऊपर हमें दिखा देगा। अब देखें, अब मुझे नजर आ रहा है कि जेजे रॉय ने, ठीक है, चौके इतने मारे, बॉल जितनी खेली, ठीक है। बाबर आजम ने चौके इतने मारे, बॉल जितनी खेली। मेरे पास सारा डाटा ना शो होके आ गया सामने। अगर मैं टेबल में से देखता ना, देख तो मैं लेता टेबल से। ये देखें, ठीक है, टेबल से मैं देख तो लेता कि यार ये बाबर आजम है ये, ठीक है, बाबर आजम ने चौके इतने मारे हैं, ठीक है, और बॉल जितनी खेली है, लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा जितना मुझे इधर से देखने में आ रहा है, ठीक है। बाबर आजम ने चौके इतने मारे हैं और रोज इतनी खेली है, ठीक हो गया। पीएलटी डॉट शो ये करता है कि शो कर देता है। अगर हम पीएलटी डॉट शो ना भी लगाए ना, तो शो हो जाता है, क्योंकि ये आपका कोलैब है, ठीक है। लेकिन अगर आप आईडी यूज कर रहे हो तो पीएलटी डॉट शो करना, पीएलटी डॉट शो का फंक्शन जो होता है ना, एक्चुअल में आपकी चीजें शो करता है। जैसे हम प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं ना, यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन ना भी यूज करो तब भी चल जाता है। तो ये चीज है। अभी देखें बाबर आजम ने क्या किया है। बाबर आजम ने 15 चौके मारे हैं, ठीक है, 15 से 16, ठीक है, 15। और बॉल्स बॉल्स कितनी खेली हैं आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, 65 बॉल्स खेली हैं। तो वो सारा डाटा आ गया, मुझे विजुअलाइज करने में आसानी हो रही है, ठीक है। जहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो। स्टैक्ड बार ग्राफ, स्टैक्ड बार ग्राफ ये होता है कि यार सेम चीजें हैं, कि मेरे पास ना अब डाटा ना बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। एक, अब मुझे क्या चाहिए कि टाइम फ्रेम का डाटा चाहिए, लेट्स से। तो फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे पास ना क्रिकेटर्स हैं, बाबर, रिजवान, हफीज और फखर। ये मेरे पास क्रिकेटर्स हैं। अब मेरे पास इसका डाटा है कि 2015 में उन्होंने ये किया, 16 में उन्होंने ये किया, 17 में उन्होंने ये किया। अब मैं सबका डाटा एक साथ चाहता हूँ कि यार मुझे बता दो कि 2015 में, ये 2017 में बाबर ने कितनी परफॉर्मेंस थी, फिर 2016 की बता दो, फिर 17 की बता दो। मैं अलग अलग ग्राफ्स भी प्लॉट कर सकता था, मैं कहता हूँ कि मुझे एक ही में ला के दे दो। अभी क्या होगा, वो स्टैक कर देगा। स्टैक ज्यादातर किस में यूज होता है, कि जहाँ पे टाइम फ्रेम इस्तेमाल हो जाए, या क्लैरिटी हो गई यार 2016 17 18। अब मुझे पता लग रहा है कि यार पहले 2017 का डाटा है, 16 का डाटा है, फिर 15 का डाटा है। स्टैकिंग कर रहा हूँ मैं। यार इस इतनी रेंज के अंदर मेरा इतना डाटा है, इतनी रेंज में मेरा इतना डाटा है, इतनी रेंज में मेरा इतना डाटा है। तो इन दिस केस में क्या करूंगा कि डाटा वही करूंगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक बैटमैन, बैट्समैन, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर 2017, पहला 2017 है मेरा, ठीक है। फिर लेबल लगा दूंगा उसका। बेस्ट हो गया, लेबल लगा दिया मैंने। 2016 क्या करता है, 2016 ये चीज करता है कि यार बॉटम ऑफ बता दो मुझे, बॉटम, बॉटम बॉटम ये कहता है कि यार इसके नीचे क्या होगा। स्टैक है ना, स्टैक है, ये स्टैक है, ठीक है, ये स्टैक है। ये एक चीज है, ये एक दूसरी चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये 2017 है, इन दिस केस ये 2017 है, ये 2017 है। मैं कहूंगा 2016 जो है ना वो ये है, और इसके बॉटम में क्या है, 2017 है। मुझे बताना पड़ेगा कि इसके बॉटम में क्या चीज है। बता दिया कि इसके बॉटम में 2017 है, तो उसके ऊपर ला के रख देगा ये चीज, ठीक है। अगेन तीसरी चीज रखने के लिए क्या करेगा वो, तीसरी चीज रखने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी बॉटम में क्या है। मुझे तीसरी को चीज रखनी है, जैसे मोबाइल रखना है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज रखने के लिए मैं क्या बताना पड़ेगा, इसके बॉटम में क्या है। अब इसके बॉटम में क्या क्या है, 2016 और 2017 है। तो इससे मैं बता के ना स्टैक कर सकता हूँ चीजें। फिर इसके ऊपर कोई चीज रखनी होगा, मुझे बताना पड़ेगा कि इन इसके बॉटम में क्या क्या चीजें हैं। तभी मैं रख सकता हूँ ना, उसके ऊपर स्टैक कर सकता हूँ, पाइल कर सकता हूँ, ठीक है। इट्स लाइक भाई, मेरे पास पहली मंजिल है, पहली मंजिल के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल के नीचे क्या है, पहली मंजिल है, ठीक है। वो किस 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 चीज के ऊपर है, पहली मंजिल के, तीसरी मंजिल किस चीज के ऊपर है, पहली मंजिल के ऊपर भी है, दूसरी मंजिल के ऊपर भी है।
मुझे बताना पड़ता है, फिर ये उसको स्टैक कर देते हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट है बस स्टैकिंग का। ठीक है। स्टैकिंग क्या करेगा, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। पहला तो सिंपल है क्योंकि वो किसी के बॉटम में नहीं है। ठीक है, उसके उसके बॉटम में कुछ भी नहीं है। दूसरा 2016, 2016 के बॉटम में क्या है, 2016 ये है ना, हमने लेबल भी किया हुआ 2016। इसके बॉटम में क्या है, 2017। बता दिया यार कि इसके बॉटम में 2017 है। 2015 के बॉटम में क्या है, 2016 भी और 2017 भी है, दोनों को प्लस करके मैं बताऊंगा कि 2016 भी और 2017 भी है। तो इतना मुझे ऊपर लेकर आना है इसको। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ कॉन्सेप्ट हो तो बता दें। ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि आगे हिस्टोग्राम आने वाला है, फिर पाई चार्ट पढ़ के हम इसको कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा ना रेस्ट करें, कोई 1 मिनट का, फिर हम इसको ना कंटिन्यू करते हैं हिस्टोग्राम से। ठीक है, क्योंकि हिस्टोग्राम ना और बार चार्ट काफी ज्यादा लोगों को ना सिमिलर लगता है। कंटिन्यू करें। हिस्टोग्राम जो है ना, वो भी आप आपको लग रहा होगा कि बाय चार्ट बार ग्राफ ही है। रिप्रेजेंट इस तरह ही हो रहा है ना। हिस्टोग्राम होता है एक डाटा के ऊपर, बाकी बार ग्राफ को होता है दो टाइप ऑफ डाटा, न्यूमेरिकल, जो भी कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। हिस्टोग्राम तो आप तब यूज करेंगे मेरे पास एक ही डाटा है, सिंगल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास ना क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा है, या मेरे पास डाटा है, मैं मेरे पास मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर है, उसके ऊपर मेरे पास डाटा है कस्टमर्स का, और कस्टमर्स की एज का डाटा है, बस। ठीक है, मेरे पास सिंगल डाटा है, कस्टमर की एज बढ़ी हुई है, बस सिंगल डाटा है। अब हिस्टोग्राम यूज होता है उसके बिन्स बना के, यूज चीजें देखी हुई है ये मैथ के अंदर बेसिक। वो क्या करता है, उसके खुद ही एक बिन बना लेता है कि एक और चीज मैं खुद ही बना लूंगा कि यार मेरे पास क्लास है, क्लास के अंदर लेट से 20 स्टूडेंट्स हैं, या 20 स्टूडेंट्स के ना मैं मेरे पास नंबर्स हैं सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल मेरे पास मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट है, उसके अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, उसके मेरे पास नंबर्स पड़े हुए हैं। मैं खुद से ना एक कैटेगरी बना लूंगा कि यार 0 से लेकर 20 तक जितने मार्क्स है ना, जिन लोगों के आए हैं वो इस बिन में डालता रहूंगा मैं। ठीक है, इसके अलावा अगर 30 से लेकर 40 तक जिन लोगों के मार्क्स हैं उनका नाम इसमें डाल दूंगा। बिन्स बना दी मैंने। इसके अंदर आप खुद कैटेगरीज बनाते हो अपनी मर्जी की। डाटा आपके पास एक होता है, हिस्टोग्राम इस चीज को कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए होता है कि यार इस रेंज के अंदर कितने लोगों के डाटा है। सिंपल बना लेते हैं यार। ठीक है, मेरे पास एक टाइप का डाटा है। ठीक है, मैं उसकी डाटा को प्लॉट करूंगा तो बिन्स ही अपनी अपनी मर्जी के बना देगा। बिन्स भी देखा है कि हमने बनाना होता है कि यार ये मेरे पास डाटा है, इस रेंज के अंदर मुझे बता दो कितने कितने लोग हैं, इस रेंज के अंदर मुझे बता दो कितने लोग हैं। अगेन वही वाला एग्जांपल कि मेरे पास, मैं ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहा हूँ, मेरे पास लोगों का डाटा है एज का, मुझे बता दो कि यार जेनजीस कौन कौन है। जेनजीस मतलब कि 2000 के बाद कौन लोग पैदा हुए थे, मिलीनियल्स कौन कौन है, ये चीजें बता दो मुझे। फिर मैं अगर यंग बंदा होगा मैं उसको उस तरह मार्केटिंग, ठीक है, तो थोड़ा एजेड होगा मैं उसकी उस तरह मार्केटिंग करूंगा। तो अगर तो मैं सिंपल दे दूं ना तो ये खुद ब खुद बिन्स बना देगा अपनी मर्जी के। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना, स्क्रीन का बता दें, लाइक करते हैं, हो रही है तो। ठीक है,
मैं अगर बिन्स नहीं दूंगा ना तो ये खुद अपनी मर्जी की बिन्स बना देगा, लेकिन मैं बिन्स दे सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है ना कि मैं बिन्स दे दूं कि मुझे पहली बिन बना दो 10 से लेकर 25 तक, फिर बना दो 25 से लेकर 40 तक, फिर 40 से लेकर 55 तक, 55 से लेकर 70 तक, जितनी मर्जी बना सकते हैं आप बिन्स। वो डाटा उसके बीच में प्लॉट कर देगा ना। ठीक है, देखें 10 से लेकर 25, 25 से लेकर 40, 25 से लेकर 40, 27 किस में आते हैं, इसमें आते हैं ना, तो इसने इसमें प्लॉट कर दिया। ठीक है, 65 किस में आता है, 65 इस वाली रेंज में आता है ना, 55 से लेकर 70 तक, उसने उसमें डाल दिया 55 से लेकर 70 तक, इस वाली बिन में डाल दिया, बाकी बिन खाली है। ठीक है, अब हम रियल डाटा के ऊपर करके देख लेते हैं ये चीज, रियल डाटा के ऊपर करके देख लेते हैं। बिन्स बना दी, ठीक है, बिन्स बना दी मैंने, ठीक है, उसने बिन्स के अंदर डाल दिया। ये देखें 5 से लेके जो मेरे पास 8 की बिन थी उसके अंदर 7 है, और 8 से लेके 9 तक की बिन थी उसमें इतने हैं, उसने बिन्स बना के डाल दिया। ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल, लॉगरिथमिक स्केल आप तब यूज करेंगे यार। न्यूमेरिकल स्केल क्या होता है, न्यूमेरिकल स्केल ये होता है कि 10 20 30, इसमें 10 से लेके 20 तक एक इंटरवल है, 20 से लेके 30 तक एक इंटरवल है। लॉगरिथमिक के अंदर ना लॉग की फॉर्म में वैल्यूज पढ़ रही होती हैं, लेट्स से कि 100, 10 से लेके 100 तक का एक इंटरवल होते हैं, 100 से लेके 1000 तक के एक इंटरवल होते हैं, जिसके अंदर डाटा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन हो ना, लाइक एक डाटा 10 है और एक डाटा मेरे पास 10 लाख का है। ठीक है, या मेरे पास वही वाला केस आ रहा हो कि अभी हमने जो देखा था एकदम से ना वो आ रही हो, पीक आ रही हो, उस केस के अंदर ना हम लॉगरिथमिक स्केल लगा देते हैं ताकि वो ना डाटा को नॉर्मलाइज कर दे करके, फिर हमें सारी चीजें नजर आ रही हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लॉग इज इक्वल टू ट्रू, नहीं फंक्शन है, हिस्टोग्राम इतना ही है बस हमारा। ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, बेसिक इतना ही है हमारा। हिस्टोग्राम बनाया, ठीक है, हिस्टोग्राम के अंदर अपना डाटा दिया, मैंने बिन्स बता दी, बिन्स बताने के बाद अगर लॉगरिथमिक इज इक्वल टू ट्रू करना तो ट्रू कर दिया, नहीं तो वैसे ही रहने दिया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन हो? नेक्स्ट पाई चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, मेरा फेवरेट चार्ट है, ये बड़ा मजेदार सा आपको चार्ट नजर आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट सिंगल वैल्यू के ऊपर भी काम कर सकता है, डबल वैल्यूज के ऊपर भी काम कर सकता है। ठीक है, पाई चार्ट क्या करता है, आपको 100% होती है, ठीक है, एक पूरी चीज होती है, वो कहता है कि इस वाली वैल्यू ने 100% में से कितना कंट्रीब्यूट किया। लेट्स से मेरे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100, ठीक है, 80 स्टूडेंट्स ने क्या कहते हैं A+ ग्रेड लिया, 20 स्टूडेंट्स ने B+ ग्रेड लिया। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, मेरे पास 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स ने A+ ग्रेड ग्रेड लिया, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स ने B+ ग्रेड लिया, तो B+ का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगा, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, कोई भी बता दे जल्दी से। B+ ने कितना कंट्रीब्यूट किया 100 में से, कितने परसेंटेज? सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरे पास 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स जो है ना उनका A+ ग्रेड आया है, 20 स्टूडेंट्स जो है ना उनका B+ ग्रेड आया है, मुझे B+ बता दें कितना कंट्रीब्यूट किया है 100 में से, कितना परसेंटेज? 20 बच्चों के हैं B+, 100 में से 20 बच्चों के हैं। सर चैट को थोड़ा सा स्क्रॉल करें, नीचे जाओ, आंसर आए आपके, चैट आपके ऊपर है। ठीक है 20, ठीक है, सॉरी सॉरी, 20%, ठीक है, 20%। ये कहते हैं कि कितनी कंट्रीब्यूशन हुई है, कैटेगोरिकल भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी हो सकती है ऑब्वियसली, ठीक है, इन दिस केस कैटेगोरिकल थी, हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। सिंपल डाटा को प्लॉट करके देते हैं, देखते हैं plt.py, सिंपल डाटा स्क्रीन शो हो रही है ना? जी स्क्रीन ओके आप। ठीक है, plt.py, ठीक है, कौन सा ग्राफ होगा वो वाला आपने दे देना, ठीक है, डाटा दे दिया मैंने इसको। ठीक है, मुझे बता दिया इसने कि यार 23 इसका ना परसेंटेज निकाल के दे दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही देख के कि इसका क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या, इसको हम इसलिए लेबल्स दे देते हैं। ठीक है, मैंने 23 को दे दिया इंग्लिश, ठीक है, ये इंग्लिश आ गया, 45 को मैंने साइंस दे दिया, ये साइंस आ गया, ठीक है, 100 को मैंने क्या दे दिया, मैथ दे दिया, ये इधर आ गया।
इतना कंट्रीब्यूशन आ गया इसकी। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली इसने। ठीक है, अभी भी मुझे परसेंटेज नजर नहीं आ रही इसकी। अब पहले हम एक्चुअल डाटा के साथ कर लेते हैं इसको। ये एक्चुअल डाटा हमने निकाला, बॉल्स और प्लेयर के दरमियान मैंने निकाल लिया। ठीक है, इस इस इसने इतनी परसेंटेज कंट्रीब्यूट की है बॉल्स के लिहाज से, इस प्लेयर ने, बाबर आजम ने इतनी कंट्रीब्यूट की है। ठीक है, उस्मान खान ने इतना कंट्रीब्यूट किया है, शर्जील खान ने इतना कंट्रीब्यूट किया, मुझे समझ आ गई। लेकिन मुझे परसेंटेज नहीं नजर आई, और मैं इसको सबसे पहले इसको अपनी मर्जी के कलर्स को दे सकता हूँ। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे परसेंटेज शो होना शुरू होगा कि बाबर आजम ने 11.1 परसेंटेज का कॉन्ट्रीब्यूट किया है। परसेंटेज के लिए ये आपके सामने है ऑटो परसेंटेज। ऑटो परसेंटेज एक पैरामीटर है, वो कॉल करना होता है। इसमें हम परसेंटेज परसेंटेज क्या करते हैं, ये आप सिंटैक्स कॉल करते हैं। ठीक है, किसी ने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी हो उसको समझ आ रहा होगा ये, आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपने सी कॉल करना है। ठीक है, 0.1 एफ का मतलब अप टू दैट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आप इसको बता दो। तो ये बता दिया। ठीक है, इसने परसेंटेज बता दी। ठीक है, बस ये आप देख लें इसका सिंटेक्स, ऑटो परसेंटेज, और ये आप इसके अंदर डालेंगे तो वो उसी परसेंटेज बता देगा। कलर्स के अंदर हम कलर्स की लिस्ट दे देंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10 प्लेयर्स हैं, और यहाँ पे मैंने कलर्स कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कलर्स दिए हैं ना, तो यही कलर रिपीट हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिए ना, ब्लू 2 लोगों को मिला हुआ है, येलो भी 2 लोगों को मिला है, ग्रीन भी 2 लोगों को मिला हुआ है। तो जो 7वां बंदा होगा ना उसको भी ब्लू मिल जाएगा, तो जो 8वां बंदा होगा उसको ग्रीन मिल जाएगा, ये 9वां बंदा होगा उसको येलो मिल जाएगा, 10वां बंदा होगा पिंक। रिपीट होना शुरू हो जाएंगे इनडायरेक्ट। मैं कलर्स भी इसके चेंज कर सकता हूँ, परसेंटेज भी इसके लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, बेस्ट। एक्सप्लोर का करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हमने पाई चार्ट देखा था, पाए निकला हुआ भी नजर आता है हमें। ठीक है, पाए इसमें से अगर मैं ये पीस निकाल के देखना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, मैंने बाबर आजम को फोकस करना चाह रहा हूँ तो मैं बाबर आजम का पीस निकाल दूंगा। वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक्सप्लोर की वैल्यूज दे दूंगा, 10 वैल्यूज है ना, 10 के को वैल्यूज दे दूंगा। इसको 0, या मैं 0.1 भी दे सकता हूँ, इसको भी वैल्यू दे दी, सबको वैल्यूज दे दी, कोई ना कोई। ठीक है, शेडो इज इक्वल टू ट्रू का मतलब मिक्स ना कर दिएगा, मैं आपको समझाता हूँ शेडो इज इक्वल टू ट्रू का मतलब। एक्सप्लोर क्या करेगा, इनको एक्सप्लोर कर देगा। ठीक है, इसको 0.1, जो पहला प्लेयर है, ठीक है, उसको 0.1 निकाल दिया, जे जे को। दूसरे प्लेयर को उस तरह ही रहने दिया, तो इन सबको इस तरह ही रहने दिया। ठीक है, बाबर आजम को 0.3 निकाल दिया, इसको 0.1 निकाल दिया। उसने इतना इतना बाहर निकाल एक्सप्लोर कर दिया। अब शैडो इज इक्वल टू ट्रू, शैडो इज इक्वल टू ट्रू क्या करेगा, इसका शैडो अप्लाई कर देगा। सिंपल, इसका शैडो अप्लाई कर दी, ये देखें शैडो आ गई इसके अंदर, बस थोड़ी विजिबिलिटी इसकी क्लियर कर दी, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट, चेंजिंग स्टाइल्स। अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि मैं स्टाइल्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये वही है कि मैंने ये देखे ना, स्टाइल क्या होता है कि ग्राफ किस तरह शो हो रहा है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम। तो मैटप्लॉटलिब में ना ये सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं, ये सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैं इसका स्टाइल अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे डार्क बैकग्राउंड के साथ करना है, तो मैं किसी भी अब ग्राफ को प्लॉट करूंगा ना तो उसका बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। ठीक है, उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, पीएलटी डॉट स्टाइल डॉट यूज। डॉट स्टाइल मतलब ये वाला स्टाइल करो, यूज ये वाला स्टाइल यूज कर दो, उसके नाम इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी वैल्यू डाल के हमारा वो स्टाइल हो जाएगा। जनरली ये जो चीज है ना, ये हम शुरू में यूज करते हैं ताकि हमारे पूरे जितने भी चार्ट्स हो ना उनका स्टाइल यही हो। क्योंकि इसके बाद इसको यूज करने के बाद जितने भी चार्ट्स आना शुरू हो जाएंगे ना आपके, वो इसी स्टाइल के ऊपर आएंगे। क्योंकि देखिए इससे पिछले जितने चार्ट्स हैं ना, ये फॉल्ट स्टाइल के हैं, इसके बाद वाले चार्ट्स ब्लैक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन हो, हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, plt डॉट स्टाइल डॉट अवेलेबल करके मैं अब सारे अवेलेबल स्टाइल्स को देख सकता हूँ। बता दें कोई 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 क्वेश्चन हो तो। ठीक है, बेस्ट है।
अब मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ कि यार ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, मैं इसको सेव कर लूँ, ताकि मैं इस ग्राफ को ना किसी को भेजना चाहता हूँ। तो मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है, पीएलटी डॉट प्लॉट करके मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, पीएलटी डॉट सेव फिगर, सेव फिगर कर लूंगा, इस फिगर को मैं सेव कर लूंगा, फिगर का नाम डाल दूंगा आगे, ये देखिएगा इधर आ गई होगी फिगर। ठीक है, देखिए सैम्पल डॉट पीएनजी यहाँ पे आ गई मेरे पास, ये देखें, अब डाउनलोड होके आ गया, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से, ये देखिएगा। मैं डाउनलोड होके आ गई। ठीक है, अगर मुझे अपने ये ग्राफ्स को सेव करना हो ना, तो मैं सेव भी कर सकता हूँ अपने ग्राफ को। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, मैटप्लॉटलिब इजी लग रहा है आपको, नंपाई और पांडास करके, बहुत इजी लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, कोई कंफ्यूजन हो अभी तक, ठीक है, बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने ये चीजें पढ़ी हैं, आज हमने कौन कौन से टाइप के ग्राफ्स पढ़े हैं, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। लाइन ग्राफ पढ़ा, स्कैटर प्लॉट्स पढ़े हैं हमने। लाइन ग्राफ के अंदर क्या होता है कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के ऊपर वैल्यूज प्लॉट होती हैं, पॉइंट्स लगाते हैं और पॉइंट को लाइन से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो स्कैटर के अंदर बस लाइन नहीं लगाते, दोनों सेम ही है। उसके बाद हमने बार ग्राफ्स पढ़े, जिसके अंदर कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डाटा होते हैं, ठीक है, और बार्स बने हुए आ रहे होते हैं आपके साथ। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम पढ़ा है, हिस्टोग्राम में सिंगल डाटा होता है और उसको हम बिन्स के अंदर डालना शुरू कर देते हैं कि इस बिन में इतना डाटा डाल दो, इस बिन में इतना डाटा डाल दो। ठीक है, और देन हमने पढ़ा आपके सामने पाई चार्ट पढ़ा। पाई चार्ट क्या होता है कि वो एक सर्कल बनाते हैं, 100% से किस चीज ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया वो आपको बता देता है पाई चार्ट। ठीक है, और इसके सारे फंक्शन आपके, ये मैं लाइब्रेरी, ये मैंने आपसे नोटबुक शेयर कर दी है। ठीक है, इसके अंदर सारे कमेंटिंग और सब कुछ हुआ हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने आप डाटा सेट के साथ प्ले करना है। ठीक है, जो भी डाटा सेट होगा ना, हम इस उसी के साथ प्ले अराउंड कर रहे होंगे। और याद से अपने कॉन्सेप्ट्स को ना पिछले रिवाइज करते रहें।